7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नोएडा में ईडी का सर्च अभियान जारी है। उन्नति फॉर्च्यून अपार्टमेंट में छापेमारी जारी है। सेक्टर 119 स्थित उन्नति फॉर्च्यून अपार्टमेंट में छापेमारी हो रही है। सुबह करीब 8 बजे चल रही छापेमारी बिल्डर अनिल मिठास भी ईडी की गिरफ्त में है। अहम दस्तावेज ईडी ने कब्जे में लिए हैं। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। सेक्टर 119 के मार्केटिंग ऑफिस में ईडी का सर्च जारी है। आईआरपी सहित अन्य ऑफिस स्टाफ से पूछताछ जारी है। कंपनी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। मेरठ में ईडी की छापेमारी जारी है। टीपी नगर थाना क्षेत्र में कारोबारी पंकज मित्तल के घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। ठेकेदार बिल्डर के घर ईडी का छापा जारी है। रघुकुल विहार में रहने वाले पंकज मित्तल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। बिजली विभाग और सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार हैं। लखनऊ की उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद में भी इनकी फर्म है। ईडी ने इससे पहले पंकज मित्तल को नोटिस भेजकर जांच कार्रवाई में सहयोग की बात की थी। प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबियों पर एक्शन जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अहमद सिटी, ग्राम बख्शी और दामूपुर में प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की है। अतीक के करीबियों ने 30 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी, जिस पर पीडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। बिना नक्शा पास हुए अवैध कब्जा कर रखा था। पीडीएफ ने नोटिस जारी करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। खबर चंदौली से है, जहां भरेटा खुर्द गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। यहां चंद्रप्रभा नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। नदी में नहाने के दौरान पैर फिसलने से दोनों नदी में डूब गए। आनंद फारन में गांव वालों ने जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में लाकर भर्ती कराया, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की टीम ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। घर वालों के डर से बिना बताए चोरी छुपे दोनों नहाने के लिए नदी में गए थे। 2 बच्चे हमारे पास भरेटा खुर्द गांव के लाए गए हैं इमरजेंसी में। तो दोनों की पानी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई है। दोनों यहाँ ब्रॉड डेड लाए गए हैं। अभी क्या किया? अभी हम उनको पुलिस इंक्वेस्ट के लिए भेज रहे हैं। यहाँ से ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। कानपुर में नमस्ते इंडिया दूध डेयरी की गाड़ी से टक्कर के बाद बाइक सवार लड़के ओवरब्रिज से नीचे गिर गए। बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर पुराने पुल पर हुआ है। गाजियाबाद के मोदी नगर में महिला ससुराल न बुलाए जाने से नाराज होकर ससुराल में घर के बाहर धरने पर बैठ गई। मोदी नगर की गोविंदपुरी कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां निकाह के बाद भी ससुराल न बुलाए जाने से नाराज एक विवाहिता अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई है। पीड़िता रेणु का निकाह 14 दिसंबर 2024 को वसीम नाम के लड़के से हुआ था, लेकिन गौने के बाद से अब तक रेणु को उसके ससुराल वाले लेने नहीं आए। थक हार कर रेणु अब खुद अपने परिजनों के साथ मोदी नगर स्थित अपने ससुराल पहुंची और घर के बाहर धरना शुरू कर दिया। 14 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी सर। मैं 8-9 दिन यहाँ पे रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन सर मुझे ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आते, मुझे तंग करते हैं। कहते हैं कि मेरी 1 करोड़ की शादी होने वाली थी, 25 लाख की मुझे कार मिलने वाली थी और तू मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं रखता तुझे। तो सर फिर मेरे घर वाले मुझे लेने आए और फिर इन्होंने मुझे देके गेट बंद कर लिया। कह रहे कि हम नहीं रखते, हम तो छोड़ेंगे तुझे। अलीगढ़ में सास सपना और दामाद राहुल की लव स्टोरी ने नया मोड़ लिया है। पूरे दिन 8 घंटे की बातचीत के बाद भी सास सपना अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। सपना का कहना है कि वो दामाद राहुल के साथ ही रहना चाहती है। 8 घंटे की बातचीत के बाद सपना के पति, बेटी, भाई, रिश्तेदार घर लौट गए और सपना को एक बार फिर 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। किसके पास रहेंगी? राहुल के पास। राहुल के पास रहेंगी। राहुल अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगी? बच्चों के पास नहीं रहेंगे अनीता जी? अमरोहा में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश पेशेवर लुटेरे नहीं थे, इसलिए पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। फोटोग्राफी के धंधे में तीरथ नाम के कंप्यूटर के आ जाने से धंधा ठप हुआ।
तो सचिन नाम का फोटोग्राफर लुटेरा बन बैठा। उसने अपने धंधे को चौपट करने वाले फोटोग्राफर तीरथ के साथ लूट की योजना बनाई और अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर उसका सामान लूट लिया। पर लुटेरे पेशेवर नहीं थे, इसलिए बहुत जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा गया माल था उससे बरामद किया गया है। इसमें करीब 3.5 लाख रुपए के एक ड्रोन कैमरा, 2 कैमरे बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके पास से 2 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिलें थी वो भी इनके पास से बरामद हुई है। पीलीभीत में 24 घंटे के अंदर लुटेरों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जगन्नाथ और राहुल गंगवार को गिरफ्तार किया। चोरी के कुंडल खरीदने वाले ज्वेलर सौरभ वर्मा को भी पकड़ लिया गया। लुटेरों के पास से लूटे गए कुंडल, 7700 कैश और बाइक बरामद की गई है। पुलिस दोनों लुटेरों और ज्वेलर को कोर्ट ले जा रही थी, तभी लुटेरों ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस की फायरिंग में लुटेरा जग्गू पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में 2 लूट की घटना कारित हुई थी। उसी संबंध में 4 टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के भीतर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्हीं अभियुक्तों को लेकर आज जनपद पीलीभीत कोर्ट के समक्ष ले जाया जा रहा था, जहां पे उनमें से एक अभियुक्त जगन्नाथ उर्फ जग्गा ने भागने का प्रयास किया एवं उप निरीक्षक का पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जगन्नाथ के पैर में गोली लगी है। इस विषय में भी एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं जग्गा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर अमरोहा से है। बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 करोड़ से ज्यादा का बकाया वसूलने के लिए एरोई बिजली घर क्षेत्र से 40 से अधिक कनेक्शन काट दिए गए। जेई और एसडीओ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बाधित होने से हड़कंप मच गया। विभाग अब बकाया वसूली के साथ साथ बिजली चोरी पर भी कड़ी नजर रखेगा। बिजली चोरी में पकड़े जाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग लोगों से बकाया राशि जल्द जमा करने की अपील कर रहा है। विद्युत बकाया है, जो राजस्व बकाया, उस बकाया की वसूली के कारण लाइनें काटी जा रही हैं और हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी उपभोक्ता को परेशान करें। हमारा ये उद्देश्य है कि टाइम से समय से बिल जमा करें और समय से उनको लाइट दें और उनकी सुविधाओं में निरंतर हम प्रयास करते रहें। सर लगभग कितने का बकाया है इस बिजली घर पर? इस बिजली घर लगभग तो मैंने बताया था 4 करोड़ लगभग बकाया चल रहा है। टाउन 11, टाउन 12। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी शेर हैं। उत्तर प्रदेश के शेर को कोई गीदड़ नहीं घेर सकता। आज दंगाई सीएम योगी के नाम से कांपते हैं। दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। शेर को भी कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की और शेरों वाला काम किया है। आज दंगाई उनके नाम से कांपते हैं और दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है। लोग अपने मुंह से कुछ भी कह लें, डंडे के लिए कुछ भी शब्द कह लें, लेकिन आज उनका इलाज ही डंडे से हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन किया। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए दिव्यांगों को छड़ी बांटी। साथ ही जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर पीड़ित शख्स की परेशानी पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका निस्तारण कराएं। को कोई स्टिक दिया गया जिससे कि हमारे जो शेखर भाई हैं, जो दोनों आंखों से जिनको दिखाई नहीं देता, उनको चलने में उनको आगे जब बढ़ेंगे तो ये स्टिक इनका काम करेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी हमको छड़ी दे दिए और छड़ी देने के बाद हमको हाथ से अपने बतलाए। हाँ, मुख्यमंत्री जी वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
सीजेआई ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। विशेष बात जो इसमें रही वो देखने वाली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे जिसमें हम लोग लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे थे न्यायालय के माध्यम से, जैसे वफ बाई यूजर पे कई वो आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे, उन चीज़ों पे कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा है कि आप अगले तारीख तक न्यायालय के किसी आदेश के आने तक 5 मई को आप कोई आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कहा है कि इस पर सिर्फ गरीब मुस्लिमों का हक है। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया जा रहा था, अब सही काम होगा। की संपत्तियों का यूटिलाइजेशन ये प्रॉपरली नहीं होता था। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड थे, अलग अलग स्टेट्स में या सेंट्रली वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने अपने आप को इतना संकुचित कर लिया था और उन्होंने एक पर्दा समाज के बीच में और अपने बीच में डाल दिया था जिसमें किसी भी सामाजिक स्थिति की संरचना, उनके विकास, समाज के विकास की आधारभूत जो मुहैया कराना ही सुविधाएं वो नहीं हो पा रही थी। मूल भावना से हमें लगता है कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड भटक गया था। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। ऐसी कल्पना नहीं थी कि जहां जज कानून बनाएंगे। ऐसे हालात में आ गए कि समय के साथ ये बात चली जाएगी। लोगों के दिल पर इस घटना से गहरी चोट लगी है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है। There was a survey conducted recently. And the survey indicated, it was by a media house, that public confidence in the institution of judiciary is dwindling. It is fundamental for success of democracy. That is 3 fundamental pillars: legislature, judiciary and executive are above board. They are transparent. They are accountable. They exemplify to the people at large. It is fundamental to our democracy. It is nectar of our democracy. Time for us to enforce it. दाऊदी बोहरा समाज ने पीएम मोदी से मुलाकात कर वक्फ कानून के लिए धन्यवाद दिया। दाऊदी बोहरा समाज ने कहा कि यह हमारी मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया है। दाऊदी बोहरा समाज ने पीएम मोदी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में अपना भरोसा जताया।
मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर जहर उगला है। मौलाना ने वीएचपी और बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया। इन संगठनों पर पाबंदी लगाने की मांग की है। तौकीर रजा ने कहा कि इन संगठनों पर जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक दंगा होता रहेगा। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर वीएचपी और बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कुछ मौलानाओं ने हिंदुओं की सुपारी ले रखी है, ऐसे मौलानाओं पर अब कठोर कार्रवाई का वक्त है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है। कुछ मौलानाओं ने हिंदुओं के विरुद्ध हमला और देश विरोधी काम करने की जैसे सुपारी ले रखी हो। कहने को तो है मौलाना और काम इनका सिर्फ भड़काना है। उनमें एक बरेली का मौलाना भी है और लगातार ऐसे ही मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों के कारण इस्लामिक जिहादी तत्व लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस तरह के सारे मौलानाओं के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, अन्यथा हिंदू समाज को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कि अभी आईएनसी के जो प्रमुख है तौकीर रजा, उन्होंने कहा बजरंग दल और ये जो है आतंकी संगठन है। भाजपा को उन्होंने दंगा वाली हमारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के है। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने तीनों ही पार्टियों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने सपा को सांपनाथ, बीएसपी को नागनाथ और कांग्रेस को कालिया नाग बताया है और कहा है कि तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद से पटा पड़ा है। इन लोगों ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस हरकत में तीनों ने एक दूसरे को मात दी है। जनता इनके नकली मसीहाओं के झांसे में नहीं आने वाली है। विकास, सुशासन और सम्मान का रास्ता भाजपा से होकर गुजरता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरनही का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी की। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जिले के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आज की समीक्षा बैठक में भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई है। मरीजों को समय से दवाइयाँ मिले, अस्पताल समय से खुले, कहीं कोई दिक्कत न हो। गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। परिजनों को, मरीजों को शुद्ध पेयजल मिले, ठंडा पानी मिले, बैठने की कोई दिक्कत न हो। सभी सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कानपुर दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी करीब 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मेट्रो के नए सेक्शन के साथ घाटमपुर और पनकी पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा एलिवेटेड ट्रैक और मेडिकल कॉलेज की एक परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने आज स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग की बैठक बुलाई थी। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। बैठक में अस्पतालों के संसाधनों के विकास को लेकर चर्चा हुई। वहीं पर्यटन विभाग की मीटिंग में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा हुई। मीटिंग में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद थे। तो अस्पतालों के संसाधनों के विकास पर चर्चा हुई है। सीएम योगी ने विभागों की मीटिंग की है। स्वास्थ्य और पर्यटन विभाग की बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा दोनों विभागों की मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है। मायावती ने दलितों, मुसलमानों को सपा से बचने की अपील की और कहा कि समाजवादी पार्टी वोट की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के सोशल मीडिया में किए पोस्ट को लेकर एसपी और बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बहन जी, आपने पीडीए आंदोलन को कमजोर करने के लिए
और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में आपने बीएसपी को ही समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। आप उस भाजपा को मजबूत कर रही हैं जो पीडीए की सबसे बड़ी दुश्मन है, पीडीए के आरक्षण को छीन रहे हैं, उनकी नौकरियों को छीन रहे हैं, उनके ऊपर लगातार अत्याचार। बहन मायावती जी ने सही कहा कि समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी चेहरा वो जग जाहिर है और बहन मायावती जी से बेहतर जान कौन सकता है। जिस समय गेस्ट हाउस कांड हुआ वो बहन मायावती जी के साथ ही तो हुआ और संपूर्ण संसार ने देखा, पूरे देश ने देखा कि बाबा साहब को भूमाफिया कौन कहता है, समाजवादी पार्टी। दलितों के जमीन पर कब्जा कौन करता है, समाजवादी पार्टी। सबसे ज्यादा दलितों के घर को कौन जलाता है, समाजवादी पार्टी। दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिले का नाम बदलने का कार्य कौन करता है, समाजवादी। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मऊ कोर्ट ने एक कार्रवाई थाना दक्षिण टोला में दर्ज एक केस के सिलसिले में की है, जिसमें अफशान अंसारी पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट में बार बार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 299 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब मकरूल रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है, जो उन आरोपियों की सूची होती है जो फरार रहते हैं और अदालत में पेश नहीं होते। मऊ में पहले ही अफशान अंसारी पर इनाम की राशि बढ़कर 50,000 की जा चुकी है। पेशी में लगातार गैर हाजिर रहने पर मकरूल रजिस्टर में नाम दर्ज हुआ। धारा 299 के तहत हो रही कार्रवाई प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिस तरह उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। वाराणसी गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर ने 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। 1 महीने में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। लड़की पर झूठ बोलकर फंसाने का आरोप लगाया। आरोपियों ने के परिजनों ने लड़की पर आरोप लगाया। एसआईटी जांच तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ले गई इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी रैंक इसके अध्यक्षता करेंगे। एक लेडी आईपीएस अधिकारी जो एडिशनल डीसीपी रैंक की हैं, एक एसीपी सर्विलांस प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी और इंस्पेक्टर रैंक के एक आईओ इसमें पूरी एसआईटी टीम में सम्मिलित रहेंगे। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई है, जहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोंटा और फिर उसके शव के नीचे सांप को दबा दिया। दबे होने पर सांप ने आदमी को 10 बार डसा। वारदात के बाद पत्नी ने बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद का दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घरवाले ने उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान को देखकर परिजनों को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। बुधवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इसमें पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद पुलिस ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया है। मामला मेरठ के बहसुमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात का है। बरामद व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है। और देवरिया में रील के प्रेमी मदनपुर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह की विदाई में जुलूस निकाला। घोड़ा और बैंड बाजे से लोगों ने थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह को विदाई दी। सिर पर साफा लगाकर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने नगर भ्रमण किया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह का मदनपुर थाने से गौरी बाजार थाने में पोस्टिंग हुई। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह की विदाई चर्चा का विषय बनी हुई है। इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह ने पुलिस नियमावली की धज्जियां उड़ा दी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।